हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो क्लास में चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.3 तक देख चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम 1.4 से बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.4 में दो क्वेश्चन है, ए और बी करके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसी ए नंबर में 1.4 किसी वस्तु का आवेश एक क्वांटमीकृत राशि है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो हम आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है, अर्थात उसको काटा या तोड़ा नहीं जा सकता है और इस पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का ऋणावेश होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण के कारण ही किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, देता है, उस पर धनावेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है तो इसका अर्थ ये है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकता है, 10 जा सकता है, 10 लाख जा सकता है, मतलब पूर्ण गुणज में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। 1.5 2.5 और 3.5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। इसका अर्थ यह है कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश ट्रांसफर होगा तो पूर्ण संख्या में ट्रांसफर होगा। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत या आवेश के क्वांटमीकरण से तात्पर्य यही है कि किसी वस्तु पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश अर्थात 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का पूर्ण गुणज होता है। अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर e आवेश है, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होंगे? तो n इंटू ई, Q बराबर n इंटू ई। Q आवेश है, n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धन आवेश और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस ए। 1.4 का बी नंबर क्वेश्चन है कि स्थूल या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेशों के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है और ये बहुत ही परिमाण में छोटा होता है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर हम आवेश के साथ अगर हम बड़े पैमाने पर आवेश से व्यवहार करते हैं या बड़े पैमाने के आवेश पर हम अगर विचार करते हैं तो इस छोटे से आवेश को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसको उपेक्षित किया जा सकता है, अर्थात हम आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर ही आवेश उत्पन्न होते हैं और ऐसा वस्तुओं के कई युग्मों के लिए, जैसे एवोनाइट के छड़ के साथ बिल्ली के खाल से रगड़ने पर इसी तरह का घटना देखने को मिलता है। इसी तरह से एम्बर को ऊन से रगड़ने पर भी इसी प्रकार की घटना प्राप्त होती है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अन्य कई युग्म ऐसे हैं कि जिनको एक दूसरे से रगड़ने पर उन पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक है, तो देखिए, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद ना आवेश पैदा होता है,
लेकिन रगड़ने से पहले कांच के छड़ पर आवेश 0 था और रेशम के टुकड़ा पर भी आवेश 0 था। अर्थात रगड़ने के पहले कांच के छड़ और रेशम के कपड़ा पर कुल आवेश कितना था? 0। लेकिन कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से अगर रगड़ते हैं तो मान लिया कि रगड़ने के बाद कांच के छड़ पर प्लस की आवेश आता है और उतना ही माइनस की आवेश रेशम के कपड़ा पर आता है। ठीक है, अतः रगड़ने के बाद कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q माइनस Q इक्वल टू 0। ठीक है, अतः रगड़ने के पहले एवं रगड़ने के बाद कांच का छड़ प्लस रेशम का कपड़ा पर आवेश जो है कि नहीं समान है। अतः यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, अर्थात आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह प्रेक्षण आधारित है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 1.6। 1.6 में कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश है QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। ये 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर व्यवस्थित है। ठीक है, और वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है। उस 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर कितना बल लगेगा इन चारों आवेशों के कारण, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वर्ग है ABCD। ठीक है, A बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम, यहाँ -5 माइक्रोकूलम, C बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम और D बिंदु पर -5 माइक्रोकूलम है। और विकर्ण जहाँ पर काटते हैं वह वर्ग का केंद्र होता है और वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश है? तो 1 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बल ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, दोनों की दूरी O बिंदु से बराबर है। ठीक है, तो 1 माइक्रोकूलम पर 2 माइक्रोकूलम के कारण लगने वाला बल अगर हम मान लेते हैं FA और इस 2 माइक्रोकूलम के कारण 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला विकर्षण बल FC। ठीक है, इसी तरह से तो हम लिख सकते हैं, चूंकि दोनों ये और ये दोनों आवेश बराबर है तो बल भी बराबर होना चाहिए, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं FC बराबर -FA। ठीक है, अब देख सकते हैं कि -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम दोनों बराबर है और दोनों O बिंदु से समान दूरी पर है, मतलब कि 1 माइक्रोकूलम से समान दूरी पर दोनों आवेश है। और ये ऋणात्मक आवेश है तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, मान लेते हैं इसको FB। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं इस -5 माइक्रोकूलम के कारण लगने वाला बल FD। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर FD बराबर -FB। तो अब कुल बल हम निकालते हैं F बराबर, तो इसको लिख सकते हैं FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं FA प्लस FB प्लस FC के जगह पर क्या लिखे? -FA FD के जगह पर क्या लिखे? -FB। तो देख सकते हैं यहाँ पर FB प्लस FB माइनस, FA प्लस FA माइनस, FB प्लस FB माइनस, कट करके कितना हो गया? 0। अर्थात इन चारों आवेश के कारण O बिंदु पर स्थित 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? तो 0 होगा। अब 1.7 का ये देखते हैं, NCERT का प्रश्न संख्या 1.7 का A। ये प्रश्न कहता है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक समतत वैद्युत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एक का एक नहीं टूट सकती है, क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र रेखा किसी स्थान पर अगर टूट जाती है तो टूटे हुए स्थान पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होना चाहिए, लेकिन विद्युत क्षेत्र एक सतत क्षेत्र होता है, कंटिन्यूअस क्षेत्र होता है, लगातार क्षेत्र होता है, वो कहीं
समाप्त नहीं होता है और फिर प्रकट नहीं हो जाता है ना, वो लगातार होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा किसी स्थान पर टूट जाती है तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा, जो कि संभव नहीं है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी स्थान पर एकाएक नहीं टूट सकती हैं। बी नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है, नहीं काटती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बतलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतलाती है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई दो क्षेत्र रेखाएं, एक क्षेत्र रेखा ये हो गया दूसरी क्षेत्र रेखा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अगर किसी बिंदु P पर काटती हैं तो P बिंदु पर एक क्षेत्र रेखा, ये जो क्षेत्र रेखा है इसका एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और दूसरा क्षेत्र रेखा ये है तो इसका भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं स्पष्ट रूप से मालूम होती है। मतलब ये कटान बिंदु पर, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करता है ये बिंदु। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और एक बिंदु पर सिर्फ एक ही दिशा हो सकता है ना इसका, इसलिए ये संभव नहीं है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेदित करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 1.7 का ए और बी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1.8 देखते हैं। कह रहा है ये प्रश्न कि दो बिंदु आवेश QA = 3 माइक्रोकूलम, QA = 3 माइक्रोकूलम तथा QB = -3 माइक्रोकूलम, QB = -3 माइक्रोकूलम बी बिंदु पर है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको मिलाने वाला लाइन AB के मध्य बिंदु है O। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो O का A से दूरी होगा 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, और B से भी इसकी दूरी होगी 0.1 मीटर। ठीक है, तो QA +3 माइक्रोकूलम्ब है। ठीक है, तो इसके कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा ये होगी, और माइनस आवेश के कारण भी यही विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर एक धन आवेश का कल्पना किया जाए तो +3 माइक्रोकूलम इसको विकर्षित करेगा इधर, और -3 माइक्रोकूलम इसको आकर्षित करेगा। मतलब इन दोनों आवेशों के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही तरफ होगी, है ना। मतलब EA और EB दोनों की दिशा समान होगी। ठीक है, तो हम कुल विद्युत क्षेत्र O बिंदु पर देखेंगे तो E = EA + EB। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है 1/4πε0 Q/r²। तो +3 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4πε0, और Q के जगह पर 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो कहते हैं 10⁻⁻6 बटा r², मतलब 0.1 का स्क्वायर प्लस 1/4πε0। और देखिए हम यहाँ पर माइनस आवेश होने के कारण कहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता O बिंदु पर बाईं ओर से दाईं ओर होगी इधर। ठीक है, तो इसका विचार हम लोग पहले ही कर चुके हैं,
इसलिए अब इस सूत्र में माइनस नहीं रखा जाएगा, ठीक है। 3 माइक्रो होगा, तो 3 माइक्रो को कहते हैं, माइक्रो 10 के पावर -6 को कहते हैं बाई आर स्क्वायर। आर है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर, दोनों समान है, इसलिए 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3 × 10⁻⁻6 बाई 0.1 का स्क्वायर इसको लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो गया 9 × 10 के पावर 9, ये हो गया 3 दूनी 6 × 10 के पावर -6 बटा 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01, ठीक है। तो 9 × 6 = 54 गुना 10 के पावर 9 घटाओ 6 3 बटा, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -2 बराबर 54 गुना 10 के पावर कितना 3, ये -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है, 10 के पावर 5 इतना न्यूटन, ठीक है। 54 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन। वैज्ञानिक पद्धति में इसको लिख सकते हैं 5.4 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया ए नंबर क्वेश्चन का जवाब। अब बी नंबर में क्या कह रहा है कि यदि 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। ऋणात्मक परीक्षण आवेश रखा जा रहा है। ध्यान रहना चाहिए कि इस विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा ए से बी की ओर है। अब जो दिया गया आवेश है वह है 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलम का ऋण आवेश है ना, ऋण आवेश है। इस पर कितना बल लगेगा। तो धन आवेश अगर है तो धन आवेश पर जो बल है वो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, अर्थात बी से ए की ओर लगेगा, है ना। कितना बल लगेगा तो F = Q × E हम लोग पढ़े हैं। तो Q है 1.5 गुना 10 के पावर -9, E है 5 यहाँ पर 54 गुना 10 के पावर 5 है, 5.4 यहाँ पर किए तो यहाँ पर 5 ही लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए 6। तो कितना हो जाएगा 5.4 गुना 10 के पावर 6। अब गुना कर लेते हैं, 1.5 में 5.4 से 8.1 आ जाएगा, गुना 10 के पावर -9 + 6 -3 न्यूटन, ठीक है। तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा 8.1 गुना 10 के पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो आज का ये क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिख लेना होगा। आप लोग हमारे दिए गए निर्देश का पालन कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और उसमें नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।